हेलो माय यूट्यूब फैमिली। मेरी नई कहानी चैनल पर पब्लिश हो चुकी है। सन की इश्क। इस कहानी में काव्यांश का हद से ज्यादा सनकीपन दिखाया गया है जो ध्रुति के लिए है। और इस सनकीपन में काव्यांश किस हद तक पागल है अपने हुक्म रानीसा के लिए, उसके एक अनोखे इश्क की दास्तान इस कहानी में बताई गई है, जिसमें मोहब्बत की सारी हदें काव्यांश ने पार कर ली है। तो जरूर इस कहानी को सुने और कहानी का आनंद लीजिए। चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। सियारा भार्गव एपिसोड 17। भार्गव सियारा को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था। सुबह ही वो लोग हॉस्पिटल आ गए थे और फिर अभी हॉस्पिटल देखकर भार्गव ने गहरी सांस ली। उसने सियारा को आवाज लगाते हुए कहा, वाइफी उठ जाओ, हम पहुंच गए हैं। भार्गव की आवाज सुनकर सियारा ने अपनी आंखें खोल दी और विंडो से बाहर देखने लगी। हॉस्पिटल देखकर सियारा का एकदम से मुंह छोटा सा हो गया। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, यहाँ पर क्यों आए हैं हम? भार्गव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए बोला, एक बार तुम्हारा चेकअप करें, फिर हम चलते हैं। सियारा ने अपना सर नामे हिलाते हुए सुस्ताई आवाज में कहा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। आप जाकर आपको जो करना है करिए, मैं यहीं पर बैठी हूँ। कहकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। बहुत थक गई थी वो, और जब अपने मन की करने की कोशिश कर रही थी तो उसका एविल मैन अपनी मर्जी चला रहा था। भार्गव ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और गहरी सांस लेकर उसने आगे बढ़कर सियारा को अपने गोद में उठा लिया और वो उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। भार्गव की हरकत देख सियारा ने उसे देखते हुए हड़बड़ाकर कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतार दीजिए मुझे, मैं इतनी भारी हो गई हूँ और आप मुझे गोद में उठा रहे हैं। भार्गव ने उसे एक इविल लुक दिया और अपनी करारी आवाज में चीढ़ कर बोला, शट अप वाइफी, नॉट अनदर वर्ड। सियारा ने मुंह बनाया और धीरे से बुदबुदाई, मोगैम्बो कहेगा। सियारा ने भले ये धीरे से कहा था, पर उसकी आवाज भार्गव ने अच्छे से सुन ली थी। उसकी बात सुनने के बाद भार्गव ने उसे एक डेविल लुक देते हुए कहा, मैं यहीं पर हूँ मिसेस सिंघानिया। भार्गव की बात सुनकर सियारा एकदम से झेप गई। उसे पता था भार्गव उसके नजदीकी है, फिर भी उसने ये हिम्मत की थी। कुछ देर बाद वो लोग नीमा के केबिन में बैठे हुए थे। नीमा ने उसे अच्छी तरीके से चेक किया था। अब उसकी उल्टियाँ रुक चुकी थी, लेकिन वो काफी ज्यादा थक गई थी। नीमा ने भी उसे सजेशन देते हुए कहा, खुले हवा में लेकर जाओ और कुछ। वो बिल्कुल ठीक नहीं, ठीक है, लेकिन शायद उसने कुछ ऐसा स्मेल किया होगा जिससे उसे इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हुई है। तो बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि उसके नजदीक ऐसी कोई भी चीज ना आए जिससे उसे अनईजी फील हो। भार्गव ने अपना सर हिला दिया और फिर वो सियारा को लेकर जाकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही सियारा ने उसे घूर कर देखा और कहा, हो गई अपने मन की, मिल गई शांति। मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, तो आप मुझे खुली हवा में सांस लेने जाने नहीं दे रहे हैं और ना ही बाहर सांस लेने दे रहे हैं। मेरी सांस अटक रही है मिस्टर। वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही भार्गव ने उसे अपनी आंखें दिखाई, जिसे देख सियारा हड़बड़ाते हुए बोली, मैं कह रही थी कि। भार्गव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, तुम कुछ मत कहो, जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। कहते हुए भार्गव ने ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। कुछ देर बाद वो लोग बीच पर मौजूद थे। लगभग शाम होने को आ गई थी, जिस कारण बीच का वातावरण काफी ज्यादा खूबसूरत बना हुआ था। भार्गव आने वाला था, जिस कारण उसके बॉडीगार्ड्स ने पहले ही पूरा बीच खाली कर दिया था। एक जगह पर जहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, भार्गव सियारा को लेकर वहां पर चला गया और उसे गाड़ी से बाहर निकालकर उसे गाड़ी के बोनट पर बैठाते हुए बोला, अब लो, कितनी गहरी सांस लेनी है तुम्हें? सियारा ने अपने होठों पर मुस्कान ले उसे देखा और फिर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। भार्गव उसके नजदीक ही खड़ा था। उसका एक हाथ सियारा के थाई पर था और एक हाथ उसके पैंट के जेब में था। उसकी नजर चारों तरफ थी और वो एक नजर से सियारा के चेहरे पर आए खुशी के भाव भी देख रहा था।
तभी वहां पर जॉनी आया, जो सियारा के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था। भार्गव ने इस बार सियारा को उसके पसंदीदा दाल राइस मंगवा दिए थे, ताकि सियारा को अच्छा महसूस हो और उसका पेट भी भर जाए। खाने के बाद सियारा फिर से गाड़ी से बाहर आई और भार्गव का हाथ पकड़कर वो बीच पर चहलकदमी करने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिस कारण सियारा को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। उसके चेहरे पर ही समझ आ रहा था कि वो कितना ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। भार्गव को भी सुकून की शायद तलाश थी, जो उसे कभी मिली ही नहीं थी, या फिर उसने कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की थी। वो भी सियारा के साथ वहां पर चहलकदमी कर रहा था। काम तो उसे बहुत ज्यादा था, पर इस वक्त वो सियारा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, जिस कारण वो भी सियारा के साथ वहां पर चहलकदमी कर रहा था। कुछ वक्त बाद भार्गव का फोन रिंग होने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो उसे देवानंद सिंघानिया का फोन आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और फोन उठाकर कान पर लगाया, तो वहां से देवानंद सिंघानिया की रौबदार आवाज भार्गव के कानों में पड़ी। कहाँ पर हो तुम? मेहमान हो, आने का वक्त हो रहा है। तुम्हारा यहाँ पर रहना जरूरी है। जल्द से जल्द हवेली लौटो। देवानंद सिंघानिया की बात सुनकर भार्गव ने अपनी रौबदार और चिड़ी हुई आवाज में कहा, देवानंद सिंघानिया, मुझ पर अपना रौब मत जमाइए। मुझे आना होगा तभी मैं आऊंगा। कहते हुए उसने तुरंत फोन कट कर दिया। सियारा ने भार्गव की तरफ देखा और कहा, चलो हम चलते हैं, हमारा वहां होना जरूरी है। भार्गव ने अपना सर हिला दिया। ऐसा नहीं था वो अपने फैमिली से प्यार नहीं करता था, पर उसकी फैमिली में एक से एक बढ़कर एक नमूने थे, इसलिए वो उनसे दूर ही रहता था। पर आज सच में सवाल उसकी बहन का था, जिस कारण वहां पर रुक नहीं सका। सिंघानिया हवेली, शाम 6 बजे। तृषा अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब से वो कॉलेज से वापस आई थी, तब से वह अपने कमरे में ही थी। आज वो बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसकी फाइनल एग्जाम थी। कल लास्ट दिन था और सारे पेपर अच्छे गए थे। फ्लैशबैक। कॉलेज के बाहर सब स्टूडेंट एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज का लास्ट ईयर भी था और लास्ट पेपर भी। अब उनका कब मिलना होगा कब नहीं, उनमें से किसी को भी पता नहीं था। इसलिए सब लोग वहां पर खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। तभी तृषा का फोन रिंग होने लगा। उसने फोन देखा तो उस पर कुशल का फोन आ रहा था, जिसे देखकर तृषा के चेहरे पर एकदम लालिमा चढ़ गई। उसने अन्वी की तरफ देखा तो अन्वी ने उसे इशारे से ही वहां से जाने के लिए कहा। वो भी इस वक्त नरेश के साथ थी। तनिष भी वहीं पर था। कुशल इस वक्त एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जो कॉलेज के बैकग्राउंड ग्राउंड में ही एक कोने में था, जहाँ पर हमेशा कपल बैठा करते थे। आज भी वहां पर कुछ कपल बैठे हुए थे, लेकिन जहाँ पर कुशल खड़ा था, वो जगह थोड़ी सी प्राइवेट नजर आ रही थी। तृषा भागते हुए कुशल की तरफ गई तो उसे भागता हुआ देखकर कुशल ने उसे देखते हुए कहा, तुम भागते हुए क्यों आ रही हो? गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती। तृषा ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं होता मुझे। आप बताइए, आप यहाँ पर? कुशल ने अपने फोन को पैंट के जेब में डाला और फिर अपने दोनों हाथ तृषा के कंधे पर रखकर उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, कैसा गया तुम्हारा पेपर? तृषा ने खुश होकर कहा, सबसे बढ़िया। उसकी बात सुनकर कुशल ने कहा, तो फिर पार्टी तो बनती है। तृषा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जरूर, मैं तनिष्क भाई से बात करूंगी। कुशल ने अपना सर हिलाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अरेंजमेंट मैं देख लूंगा और जल्द ही भार्गव को हमारे बारे में बताऊंगा, ताकि तुम और मैं जल्द से जल्द शादी करके हमारे लाइफ में सेटल हो जाए। कुशल की बात सुनकर तृषा एकदम से शर्मा गई। फिर उसने मायूस होते हुए कहा, पर बड़े भाई नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है, कॉलेज खत्म होते ही हम अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे। कुशल ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हारा जो भी सपना होगा मैं पूरा करूंगा। तुम क्यों इतना चिंता करती हो? तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, समझने की कोशिश करो तृषा। तृषा ने शर्माते हुए अपना सर हिलाते हुए कहा, जैसा आप कहे। कुशल ने यहाँ वहां देखा और फिर उसके माथे को चूमते हुए कहा,
जल्द ही तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, अपना ख्याल रखना। कुशल की बात सुनकर तृषा ने अपना सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद कुशल वहां से चला गया। तृषा ने प्यार से उसे देखा और वो फिर से अन्वी और बाकी स्टूडेंट के पास आकर एंजॉय करने लगी। तो अन्वी ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा, ओहो, कोने में जाकर छुप छुप कर क्या करते हो तुम दोनों? उसकी बात सुनकर तृषा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, कौन कहेगा कि मैं तुमसे बड़ी हूँ? कैसी बातें करती हूँ यार, तुम्हें पता है ना वो ऐसे नहीं है। तृषा का लाल चेहरा देखकर अन्वी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है ना, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो कैसे है वो भी मुझे पता है। तृषा की टांग खिंचाई चल रही थी। तृषा ने चिढ़कर कहा, वैसे तुम्हारा और नरेश का क्या चल रहा है? मिलने क्यों नहीं जा रही हो उसे? जाओ ना। अनु ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं तो कब का उसे मिलकर आ चुकी हूँ मैडम। मैं तुम्हारी तरह स्लो थोड़ी हूँ, अपना काम तमाम करके आ चुकी हूँ। उसके ऐसी बात सुनकर तृषा ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम लोगों ने? तो अनवी ने तुरंत उसके होठों पर अपना हाथ रखा और कहा, पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक हमने तो किस भी नहीं किया। ये नरेश बहुत ज्यादा स्लो मोशन है, इसे कुछ सिखाना पड़ेगा। कितना ज्यादा डरता है वो। कहता है कि तुम्हारे भाई को पता चल गया तो बिन गोली के ऊपर पहुंच जाऊंगा। अनवी की बात सुनकर तृषा और अनवी दोनों भी खिलखिलाकर हंसने लगी। फ्लैशबैक एंड। सोचते हुए तृषा की हंसी आ गई। तभी अंजना जी उसके कमरे में आते हुए बोली, क्या हुआ, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? तुम मुझे भी बताओ, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी ज्यादा मुस्कुरा रही हो? अंजना जी की आवाज जैसे तृषा के कानों में पड़ी, उसने तुरंत अपनी मुस्कुराहट को छुपा दिया और अंजना जी को देखते हुए हैरानी से बोली, मॉम, आप यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कॉलेज में हंसी मजाक चल रहा था ना, तो उसी के बारे में सोचकर हंस रही थी। वैसे आप यहाँ पर? उसका हैरान होना लाजमी था क्योंकि अंजना जी कभी भी उस पर ध्यान नहीं देती थी। उनका तो एक ही बेटा था तनिष, उसी के बारे में तो वो पूरा दिन सोचती रहती थी। क्योंकि तृषा उनकी तरह नहीं थी, जिस कारण अंजना जी को उस पर बहुत ज्यादा चिढ़ मच जाती थी। पर अब जरूरत थी तो उसके पास आना भी तो चाहिए। इसलिए अंजना जी अपने जुबान में मिठास घोलते हुए बोली, हाँ, तुमसे बात करनी थी। तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें तैयार करने के लिए आई हूँ। चलो जल्दी से इस साड़ी को पहनो, मैं अच्छे से तुम्हें तैयार कर देती हूँ। अंजना जी की बात सुनकर तृषा एकदम से हैरान रह गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। आगे के एपिसोड जानने के लिए और मेरी नई कहानियों को भी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मेरी कहानियाँ के एपिसोड पब्लिश होंगे आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।